से आप सभी लोग उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। मैं हूँ सन्नी और हम एक बार फिर अपने यूट्यूब चैनल पर आपके लिए जो है बहुत सारी नॉलेज से भरी हुई जानकारी लेकर आए। चलिए दोस्तों वीडियो को करते शुरू। आज की इस वीडियो में हम तुर्की के मशहूर शहर इस्तांबुल के बारे में बात करेंगे और साथ ही मंगोल कौम और सल्जूक सल्तनत के बारे में बात करेंगे। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते। सबसे पहले हम आपको बताते चलें कि तुर्की के इस्तांबुल शहर का नाम कुस्तुमदुनिया हुआ करता था। ये शहर का पुराना नाम था। फिर पहले इसका नाम इस्लाम्बुल हुआ करता था, जिसका मतलब वो इस्लाम का शहर। धीरे धीरे इसका नाम पड़ा इस्तांबुल। ठीक है दोस्तों, आप बात कर लेते हैं अब अगर बात करें इस शहर के फतह होने के बारे में, तो ये मजबूत और कीमती शहर सल्तनत उस्मानिया के सुल्तान मोहम्मद फ़ातिह ने फतह 21 साल की उम्र में कर दिया था। सबसे पहले हम आपको बताते चलें कि इस शहर की लोकेशन पर 3 तरफ सिर्फ पानी मौजूद है और एक तरफ बस ज़मीनी इलाका मौजूद है। बात ये थी दोस्तों कि उस दौर में इस्तांबुल शहर को फतह करना नामुमकिन माना जाता था, लेकिन किसको पता कि ये मजबूत और कीमती शहर सल्तनत उस्मानिया नाम की एक ताकतवर ही हुकूमत कायम करेगी। वैसे तो इस शहर को फतह करने की कोशिश सल्जूक सल्तनत के दौर में सुल्तान अलाउद्दीन ने भी की थी, लेकिन सल्जूक सल्तनत के दौर में भी सुल्तान अलाउद्दीन ने भी इसकी फतह करने की कोशिश की। सुल्तान अलाउद्दीन की दौर में भी इसको फतह करने की कोशिश की गई, लेकिन सल्जूक सल्तनत जब ख़त्म हुई उसके बाद सल्तनत उस्मानिया नाम की एक सल्तनत हमारी इस दुनिया में कायम हुई और सल्तनत उस्मानिया ने भी इस शहर को फतह करने की कोशिश जारी रखी। और इस्लाम के आखिरी पैगंबर हज़रत सल्लल्लाहु ने ये फरमा दिया था कि मुस्लिम दुनिया के लोग इस्तांबुल को ज़रूर फतह करेंगे। यानी आज का जो कुस्तुम दुनिया है जो तुर्की में मौजूद है उसको ज़रूर फतह करेंगे। इसलिए सहाबा को ताज्जुब हुआ जो छोटी सी जो रियासत है जो अभी मदीने से बाहर भी नहीं निकल पाई है, इस सल्तनत के लोग किस तरह एक ऐसी सल्तनत को फतह करेंगे जो अमीरी और ताकत के मामले में सबसे ज़्यादा ताकतवर और मजबूत है। लेकिन अल्लाह के नबी ने जो फरमाया था वो तो नहीं था। और इसी साल अर्तुगरुल गाजी की 7वीं या 8वीं नस्ल में पैदा होने वाले सुल्तान मोहम्मद फ़ातिह ने 21 साल की उम्र में बड़ी मेहनत और मशक्क़त के बाद ये अजीम और कीमती शहर को फतह कर लिया और इसे सल्तनत उस्मानिया की राजधानी बना दिया गया। और जब तक सल्तनत उस्मानिया कायम रही तब तक यही अजीम और ताकतवर शहर सल्तनत उस्मानिया की राजधानी रहा और आज भी ये शहर जो है तुर्की देश की राजधानी बना हुआ है। अब बात कर लेते हैं मंगोलों के बारे में। तो मंगोल कौम एक जालिम कौम हुआ करती थी। इनके सरदार का नाम चंगेज़ खान था, जिसने मंगोल सल्तनत की बुनियाद रखी। चंगेज़ खान का मंगोल सल्तनत पर राज करने का जो रिकॉर्ड है वो काफ़ी ज़्यादा लंबा है। चंगेज़ खान ने अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा जंगें लड़ी थी और चंगेज़ खान ने एक बार भी अपनी किसी जंग में शिकस्त नहीं खाई थी। वैसे तो ये सल्तनत बहुत बड़ी हुआ करती थी, चाइना से लेकर यूरोप तक का पूरा इलाका ये फतह कर चुकी थी, लेकिन ये फैली तो पूरी तेज़ी के साथ थी,
लेकिन ये सल्तनत ज़्यादा दिनों तक कायम नहीं रह पाई और वो थोड़े से वक्त के लिए ही हमारी इस दुनिया से ख़त्म हो गई। अब बात कर लेते हैं मुग़ल एम्पायर के बारे में। मुग़ल एम्पायर जो है, इसकी बुनियाद ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर ने 1526 में लड़ी थी, जिसके ऊपर मैं एक कंप्लीट वीडियो बना चुका हूँ। वैसे तो मुग़ल एम्पायर के ऊपर मैं अपनी एक पूरी सीरीज़ कंप्लीट कर चुका हूँ। इसकी ये जो रियासत थी, इसकी बुनियाद ज़हीरुद्दीन बाबर ने मुग़ल सल्तनत की बुनियाद 1526 में इब्राहिम लोदी को हराने के बाद रख दी थी और लगातार 300 साल से भी ज़्यादा ये सल्तनत हमारे भारत देश की धरती पर राज करती रही थी। और इस सल्तनत के आज हम 2 सुल्तानों के बारे में बात करेंगे। चलिए दोस्तों, चलिए आगे बढ़ाते हैं वीडियो को। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ज़हीरुद्दीन बाबर के बारे में। तो बाबर ने तो अपने दौर में दिल्ली से लेकर काबुल तक का पूरा इलाका फतह कर लिया था। काबुल से लेकर दिल्ली तक का पूरा एक बड़ा इलाका जो है, ज़हीरुद्दीन बाबर ने अफ़गानिस्तान और उसके अलावा कई सारे इलाकों को अपने दौर में फतह किया था और ये एक बहादुर और होशियार सिपहसालार बन गया था। अब बात कर लेते हैं औरंगज़ेब आलमगीर के बारे में। औरंगज़ेब आलमगीर को वैसे तो हिंदू विरोधी माना जाता है, लेकिन ये सच्चाई बिल्कुल ये जो बात फैलाई जाती है औरंगज़ेब के बारे में, ये पूरी तरह से गलत है। औरंगज़ेब के दौर में भारत की सरहदें अफ़गानिस्तान से लेकर फैली हुई थी और औरंगज़ेब के दौर में 25% पैसा भारत के पास था। औरंगज़ेब आलमगीर के दौर में दौलत की कोई हैसियत नहीं हुआ करती थी। अंग्रेज़ों का 1 रुपया हमारे कई रुपयों के बराबर हुआ करता था। औरंगज़ेब आलमगीर के दौर में हमारा पूरा भारत ताकतवर हुआ करता था, लेकिन आज के इस दौर में जिस हुक्मरान ने आज़ादी की जंग में हिस्सा लिया, आज उसी के देश के लोग उसको लुटेरा और डकैत बोलते हैं, लेकिन ये सच्चाई बिल्कुल गलत है। औरंगज़ेब आलमगीर को ज़्यादातर लोग गलत समझते हैं, हालांकि ये अंग्रेज़ों की चालबाजियों का नतीजा है। और हम ये भी आपको बताते चलें कि औरंगज़ेब आलमगीर ने अपने दौर में शराब पर रोक लगा दी थी, जुआ पर भी रोक लगा दी थी। जब औरंगज़ेब आलमगीर मुग़ल एम्पायर की गद्दी पर बैठे तो औरंगज़ेब आलमगीर ने गलत कामों पर रोक लगाना शुरू कर दिया और एक स्पेशल फोर्स तैयार की जो शहर के लोगों पर नज़र रखा करती थी कि वो गलत काम तो नहीं करें। औरंगज़ेब आलमगीर ने अपने दौर में पिस्टल और तोप का एक बड़ा कारखाना खुलवा दिया था। अब बात कर लेते हैं टीपू सुल्तान के बारे में। तो टीपू सुल्तान मैसूर सल्तनत के सुल्तान थे। इन्होंने भी आज़ादी की जंग में बहुत बड़ा हिस्सा लिया और आज हमारे भारत देश के लिए ऐसे काम किए जो आज साफ तौर पर देखे जा सकते हैं।